आज के जो मौजूदा हालात हैं वो इजराइल यूएस ने जो जंग छेड़ी है ईरान पर, उससे काफी सप्लाई चेन पे हमारा असर पड़ा है। इंडिया इज दी ओनली कंट्री जो सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट कंज्यूम करती है। इसकी वैल्यूएशन 75 से 80 हजार करोड़ रुपए है। एंड कंज्यूमर को ये जरूर फर्क पड़ेगा कि शायद वो अपने किचन बजट को रीजिक करने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर वो ड्राई फ्रूट को निचली पेड़ी पे लड़के आएगा। तो आप ये समझ के चलिए कि ओवरऑल 5 से 20% तक का इजाफा ऑलरेडी प्राइसेस में हो गया है। तो ये हमारे लिए ड्राई फ्रूट सेगमेंट के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर इंडिया में उसका क्या असर हो रहा है, खासकर सप्लाई चेन की अगर बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें। हमारे साथ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर रविंद्र मेहता हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करें कि इंडिया में इसका क्या असर होने वाला है या हो सकता है। रविंद्र सर, क्या लगता है जो अभी 10 दिन से ज्यादा हो गया युद्ध को और तमाम ड्राई फ्रूट्स की जो खपत है इंडिया में, देखा जाए अमेरिका के बाद भारत उसका सबसे ज्यादा आयात करता है, तो इसका क्या असर, विपरीत असर हो सकता है क्या? नमस्कार अरविंद जी, मैं रविंद्र मेहता, नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल का फाउंडिंग मेंबर और जॉइंट सेक्रेटरी किराना कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड। देखिए, ऐसा है कि ड्राई फ्रूट की आज करीब करीब 16 से 17 लाख टन की कंजम्पशन इंडिया के अंदर हो गई है। ये वही देश है जिसको लोग कहते हैं कि गरीबी से भरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्ली इंडिया इज दी ओनली कंट्री जो सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट कंज्यूम करती है। इसकी वैल्यूएशन 75 से 80 हजार करोड़ रुपए है और हम लोग बहुत भारी टैक्स देते हैं सरकार को, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी की तरफ से हो या फिर वो जीएसटी के हो। सरकारें हमेशा हमें सपोर्ट करती आई हैं। 12% से जीएसटी रिड्यूस करके उन्होंने 5% किया और उससे बेनिफिट एक आम कंज्यूमर को पहुंचा, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ी है। और इसका दूसरा फायदा ये भी रहा है ड्राई फ्रूट कंजम्पशन का कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है स्वस्थ भारत का, आज अगर आम आदमी स्वस्थ से रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, तो उसको अच्छा खाना खाना पड़ेगा और अफोर्डेबल कॉस्ट पे खाना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट एक ऐसी प्रोडक्ट है। अब चलते हैं आज के मौजूदा हालात पर। आज के जो मौजूदा हालात हैं वो इजराइल यूएस ने जो जंग छेड़ी है ईरान पर, उससे काफी सप्लाई चेन पे हमारा असर पड़ा है। देखिए, अफगानिस्तान, ईरान और दुबई, ये तीनों एक ऐसी कंट्रीज हैं जिससे हमारा आयात करीब करीब $1.5 बिलियन से ऊपर का होता है। ईरान और अफगानिस्तान हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं। जब हम अमेरिका से ड्राई फ्रूट नहीं मंगाते थे, उससे पहले से हम लोग ईरान और अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं। अगर आपको याद हो काबुली वाला की स्टोरी, तो वो स्टोरी फैक्चुअल है और अफगानिस्तान हमारा हमेशा से सपोर्टर रहा है। इसी तरीके से ईरान भी रहा है। अब हुआ ये है कि मई महीने के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी थी, उस दौरान के अंदर हमारा जो ट्रेडिशनल रास्ता है सप्लाई चेन का अफगानिस्तान का, वो है वाघा बॉर्डर, सड़क की तरफ से, वो बंद कर दिया गया अटारी बॉर्डर पे। 2-3 महीने काफी जद्दोजहद करने के बाद हमें रास्ता मिला माल को लेके आने का वाया सी। वो रास्ता भी आज बंद हो गया है जब से ईरान के ऊपर युद्ध का ऐलान किया है यूएस ने, क्योंकि बंदर अब्बास पोर्ट था। उससे पहले काफी मटेरियल हमारा ईरान का और अफगानिस्तान का वाया दुबई भी घूम के आता था, वो भी अब तकलीफ में आ गया है क्योंकि वो जो सी रूट है वो बंद हो गया है। बाय एयर थोड़ा बहुत माल आता है, वो पुसा सकता है, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो तो आप ये समझ के चलिए कि ओवरऑल 5 से 20% तक का इजाफा ऑलरेडी प्राइसेस में हो गया है। और अगर ये जंग नहीं रुकी जल्दी, तो आप ये समझिए कि ये हमारे पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, एडिबल नट्स हैं और अफगानिस्तान और ईरान का व्यापार है, वो काफी हानिकारक रहेगा हमारे लिए। और इसलिए भी हानिकारक रहेगा क्योंकि जब भाव बढ़ेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट कॉस्ट की वजह से बढ़े क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है, या फिर वो बढ़े तेल की कीमतों की वजह से। लेकिन आज जो न्यूज आई है उससे $115 पर बैरल से ब्रेंट क्रूड आज 90-91 पे हो रहा है। और कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं जिससे कल जो 92-30-32 पे रुपया बंद हुआ डॉलर के अगेंस्ट में, वो आज 91-70 पे आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ा थोड़ा ये सस्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये हमारे लिए ड्राई फ्रूट सेगमेंट के लिए खतरे की घंटी है। इसमें डिमांड डिस्ट्रक्शन होने का चांस है, क्योंकि जब भाव बढ़ते हैं तो डिमांड डिस्ट्रक्शन रहती है। लेकिन मैं फिर भी बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूं कि शांति वार्ता से
ये मसले सुलझाए जा सकते हैं और आदमी अपने वापस व्यापार पे जा सकता है और वापस आके हम कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। कंजम्पशन की अगर बात करें सर, तो क्या लगता है ईरान से और अफगानिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स इंडिया आयात होते हैं, तो क्या क्या है, किस किस सेगमेंट में हमारी खपत ज्यादा है ईरान और अफगानिस्तान की अलग अलग? देखिए, अफगानिस्तान जो है वो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है। कई किस्मों के बादाम आते हैं, अंजीर, मुनक्का, किशमिश, हींग, जीरा, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे रोजमर्रा की आइटम और सेहत के लिए बहुत जरूरी है, स्टेपल फूड है हमारे लिए। और इससे जो खासकर पिस्ता पिशौरी है उनके रेट काफी बढ़ गए हैं। पिस्ता पिशौरी हमारा मैक्सिमम इस्तेमाल होता है मिठाइयों के दौरान में, और अब जो मौसम आ भी रहा है उस मौसम के अंदर आने वाला समय शादियों का सीजन है। शादियों के सीजन के अंदर पिस्ता वगैरह का काफी कंजम्पशन होता है। फिर केसर हमारा बहुत आता है अफगानिस्तान से। फिर आप ईरान पे आ जाइए। ईरान जो है वो क्रूड ड्रग्स, जड़ी बूटियों, आलू बुखारा जैसी आइटमें, पिस्ता, चाहे वो पिस्ता कर्नल हो या वो पिस्ता डोडी हो जो कि हम एज अ टेबल स्नैक खाते हैं, उसके बाद मामरा बादाम, कौमी बादाम, इस तरीके की कई ऐसी आइटमें हैं जो कि हम ईरान से करते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो बड़ी आइटम है जो पूरा मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट करती है वो है खजूर, डेट्स। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि रमजान के पाक महीने के अंदर ये युद्ध का ऐलान हुआ है, और इस युद्ध के दौरान के अंदर जितने हमारे मुसलमान भाई इस पाक महीने को मनाते हैं वो शाम को रोजे खजूर से खोलते हैं और वो रोजा खोल के अपनी इबादत करते हैं। और उसके दौरान के अंदर अगर एक आम आदमी को एक अफोर्डेबल रिलीजियस फ्रूट मैं कहूंगा अगर वो नहीं मिलेगा तो वो तकलीफ का कारण बन सकता है। तो खजूर एक ऐसी आइटम है जो पूरे मिडिल ईस्ट से आती है, जिसके अंदर ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, दुबई, मिडिल ईस्ट, यूएई पूरा है। और इस रीजन से 4 से 5 लाख टन का अंदाजा हम खजूर इंपोर्ट करते हैं। और इन सब पे भाव का असर अब आम आदमी को पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम बात करें कीमत की सर, तो थोक में क्या लगता है कितना इजाफा हुआ है जब से ये संकट की स्थिति सामने आई है? तो उससे जो कंज्यूमर है, जो रिटेल है, तो उनपे क्या असर पड़ेगा, और थोक जो खरीदार हैं उनपे कितना फर्क आ रहा है पहले के मुकाबले? देखिए, ऐसा है कि जब नई शुरुआत हुई थी 28 तारीख को, आज करीब करीब 10 दिन हो गए हैं जम के, तो आप ये समझिए कि कई पिस्ते ऐसे थे हमारे जो ईरानी पिस्ते थे वो 1900 रुपए के आसपास के व्यापार हो रहे थे। आज उनका भाव करीब करीब 2200 और 2300 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये सब पिस्ते ऐसे हैं जो कि आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं या मिठाइयों में जाते हैं। ये किलो के भाव बता रहा हूँ मैं, होलसेल के भाव बता रहा हूँ। इसी तरीके से पिस्ता पिशौरी है जो 2700-2800 रुपए व्यापार हो रहा था, आज वो 3050 से 3100-3200 हो गया है। अंजीरें जो अच्छी टेबल अंजीर है उसमें भी 100-101 रुपए किलो का इजाफा आ चुका है। मामरा बादाम के अंदर 100-200 रुपए किलो का इजाफा आ चुका है। लेकिन ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो करेंसी हमारी महंगी हो रही है क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो हमारी लैंडेड कॉस्ट करेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और हर 1 रुपया जब हम डॉलर के मुकाबले ज्यादा देते हैं तो उसका 20 से 25 रुपए किलो तक का असर पड़ जाता है। तो आप ये समझ के चलिए कि मैं एक आपको बैंडविड्थ बता रहा हूं कि 5 से 20% तक का फर्क व्यापार में पड़ेगा। लेकिन देखिए, भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन बढ़ना। लेकिन अगर एक आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा तो वो अपने जो किचन बजट है उसको कैसे वो मैनिपुलेट करेगा, मैनेज करेगा ताकि वो खा भी सके और लेकिन घर भी चला सके। अब आप देखिए कि कितनी सारी चीजें रिलेटेड हैं, जैसे एलपीजी गैस है। अभी आज सारा दिन सुबह से न्यूज चल रही है कि एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनमें तकलीफ आनी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। मुझे उम्मीद है सरकार अपने कदम जरूर उठा रही होगी इसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको ये समझना है कि कई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है, अगर तेल के भाव बढ़े, फॉर्चुनेटली अभी नहीं बढ़े, सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ, लेकिन अगर वो बढ़ते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमारे बजट पे जरूर पड़ेगा। बट आई थिंक दिस इज अ कॉस्ट विच अ नॉर्मल मैन हैज टू बियर, जिसको वो कहते हैं ना कि कोलैटरल डैमेज है हमारा। हमें भी फर्क पड़ता है अगर हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा होता है। तो आप समझिए कि हमें लॉन्ग टर्म पीस के लिए कुछ ना कुछ तकलीफों का हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से जो नुकसान या जो क्रूड ऑयल की कीमत उसमें घटती बढ़ती है अभी चालू रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है
तो क्या लगता है कि अभी जैसे जो स्थिति सामान्य सरकार की तरफ से भी कही जा रही है कि नियंत्रण में है, अभी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीमतें बढ़ जाएंगी तो इन चीजों पे इसका असर पड़ सकता है। खुदरा में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए रिटेल का ग्राहक मैं समझता हूँ, देखिए जब आप, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट होलसेल से जो कंज्यूमर इंडेक्स का प्राइस रहता है वो अपने सप्लाई चेन मार्जिन्स को लेके चलता है। इमीडिएट इम्पैक्ट मैं समझता हूं कि एक कंज्यूमर को उसके एमआरपी के ऊपर शायद नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड रहती है अपनी सप्लाई चेन मार्जिन्स की तरफ से, अनलेस कि उनकी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, और जिसकी उम्मीद हमें धीरे धीरे कई प्रोडक्ट में नजर आ रही है। अगर वो रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है तो एमआरपी, आपके नेक्स्ट एमआरपी चेंज होंगे। तो वो एक प्रोसेस है जो शायद 3-3 महीने या 2-2 महीने के अंदर चेंज होता है। एंड कंज्यूमर को ये जरूर फर्क पड़ेगा कि शायद वो अपने किचन बजट को रीजिक करने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर वो ड्राई फ्रूट को निचली पेड़ी पे लेके आएगा, कर्टेल करेगा, उसकी प्रायोरिटाइजेशन नीचे लेके आएगा, क्योंकि वो पहले उसको ध्यान देना है अपने गैस के ऊपर, अपने एनर्जी कॉस्ट के ऊपर, एनर्जी नीड के ऊपर, और फिर उसके हिसाब से वो गेहूं, आटा, दाल, चावल, चीनी जो हमारे स्टेपल है, तेल, उनके ऊपर ध्यान देगा। और एज इट इज मैं समझता हूं कि ड्राई फ्रूट आज भी इंडिया के अंदर, डिस्पाइट कि वो 16-17 लाख टन कंज्यूम होता है, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ लग्जरी कमोडिटी, क्योंकि कुछ ही एक तबका है जो इसको कंज्यूम करता है, पर वो भी लार्ज है। मतलब 140-43 करोड़ की जनसंख्या के अंदर वो तबका भी काफी बड़ा है। और जो हमारे डिफाइनिंग ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम है या काजू है, उनके रेट अभी तक नहीं बढ़े हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया से बादाम हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट कि हमारी लैंडेड कॉस्ट जो है बादाम की वो थोड़ी ज्यादा हो रही है करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से, लेकिन वो हमारा जो पैक ऑफ द लीडर है, काजू और बादाम, उनके प्राइसेस स्टेबल हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट अफगानिस्तान, ईरान और मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, उसमें जरूर असर देखा जाएगा। और शायद महीने 2 महीने के अंदर अगर ये युद्ध चला, मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये चला तो आपको, एक आम आदमी को इम्पैक्ट नजर आना शुरू जरूर होगा। और ये सिर्फ ड्राई फ्रूट की बात नहीं है, देखिए कितने स्पाइसेस हैं, हींग है, सैफरन है, जीरा है जो वहां से आता है। फिर हमारा एक्सपोर्ट है, हल्दी का एक्सपोर्ट है, किशमिश का एक्सपोर्ट है, फ्रेश फ्रूट का एक्सपोर्ट है, चावल जो कि बासमती चावल ईरान की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। हम वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कोल तार है, गैसेस हैं, इन सब के ऊपर काफी फर्क पड़ रहा है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट इंपोर्ट, इट ऑल्सो हैज टू डू अबाउट एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो केला है, केला एक मेजर फ्रेश फ्रूट है जो कि ईरान कंज्यूम करता है, उस पर बहुत असर पड़ा है। आज भी एक आर्टिकल था, हम लोग ईरान से फ्रूट इंपोर्ट करते हैं, सेब है, कीवी है, इस तरह की कई ऐसी आइटमें हैं जो कि हमारा व्यापार उनके साथ बहुत चलता है। लेकिन वॉर ने इस वक्त, वो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उसकी वजह से बड़ा मेजर इंपैक्ट आ रहा है हमारे ट्रेड रिलेशंस के ऊपर। अगर ये स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स की बात करें, खारी बावली जो कि ग्राउंड जीरो है, जहाँ मतलब मार्केट उतार चढ़ाव अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ आके पता कर सकते हैं, तो क्या लगता है जो ये थोक जो मार्केट है जो यहाँ, तो यहाँ कोई असर अभी आपको ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो रिटेल में, खुदरा में जो व्यापारी बैठे हैं उनको लेकर? देखिए अरविंद जी, खारी बावली दिल्ली चांदनी चौक के अंदर प्रॉब्ली एशिया की लार्जेस्ट, मैं तो एशिया की तो खैर क्या, मैं तो कहूंगा कि शायद पूरे संसार की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। इस होलसेल मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर चीज का व्यापार होता है जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप लाल किले से लेकर करोल बाग तक चले जाएं, जिसके अंदर ये सारा कवर हो जाता है। आज होलसेल बाजार के अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि यहीं से पहले, क्योंकि हम जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जितने भी हम होलसेलर्स हैं, वो गेटकीपर कहलाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को चैनलाइज करते हैं। पहला चैनल हम हैं, हम आप कह सकते हैं कि गेटकीपर है, माल को हम हिंदुस्तान में लेके आते हैं, तब वो नीचे रिटेल चेन के अंदर जाता है या कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो उसका असर तो यहीं से शुरू होता है, और वो असर यहीं से शुरू होने की वजह से ही मैं आपको भाव बता रहा हूं कि अगर यहाँ का भाव बढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे डाउन द लेन आपको रिटेल जो काउंटर्स हैं, जितने की भी आप लगाएंगे कि ये हमारे जितने ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं या ई कॉमर्स है, उस पर असर आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, ये बात फैक्ट है
कि जिनके जो 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 पैकेज प्रोडक्ट्स है उसका एमआरपी चेंज करना बहुत मुश्किल है आजकल के। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो जो शायद अप्रैल के अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उनके एमआरपी चेंजेस होकर जरूर आ सकते हैं। जो सप्लाई की बात करें तो अभी कब से माल नहीं आ रहा है, पहुंच रहा है इंडिया, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सप्लाई कब से रुका हुआ है, और अगर इन्वेंट्री हमारे पास है तो स्टॉक कितने महीनों का है, कितने दिनों का है, जिससे कि उस पर असर ना आए बाजार पे। देखिए 28 तारीख को ये जंग शुरू हुई है हाँ। और उसके 2 या 3 दिन के बाद मैं समझता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया था। तो आप ये समझिए कि अभी तक तो जो वेसल लगे हैं या आज भी लग रहे हैं, जो छूट रहे हैं वेसल कंटेनर, उसमें कोई सप्लाई का कंसर्न नहीं है आज की डेट में। बट ये सप्लाई का कंसर्न तब तक है जब तक वो लास्ट वेसल वहां से चले हैं। मैं समझता हूं कि 2 या 3 मार्च के बाद जितने वेसल चले हैं, जो कि 15 से 20 दिन लगाते हैं वहां से वेसल को आने के अंदर मिडिल ईस्ट से, वो आपको असर सप्लाई का आना स्टार्ट हो जाएगा करीब करीब 20-22 मार्च के बाद से। तो अभी तो माल आ रहे हैं, छूट रहे हैं, लेकिन देखिए क्या है कि कोई भी होलसेलर हो, कोई भी रिटेलर हो, वो अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस तरीके से करता है कि उसको 2 महीने 3 महीने का स्टॉक रख के चलना पड़ता है और हम रिप्लेनिश करते हैं स्टॉक्स को। वो रिप्लेनिशमेंट अगर हमें टाइमली नहीं होगी तो हमारे स्टॉक्स पे असर पड़ेगा। फॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूं कि मार्च अप्रैल में ये गर्मी की वजह से थोड़े लो कंज्यूमिंग महीने होते हैं, तो शायद हम बैलेंस आउट कर जाएं। लेकिन अगर ये जंग ज्यादा चली तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद जो हमारे त्योहार का सीजन स्टार्ट होता है, जून एंड जुलाई से स्टार्ट हो जाता है गौरी पूजा से, उस पे आप मेजर असर देखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और सवाल सर, जो जैसे ट्रेडिशनल रूट की आपने बात करी थी, जैसे अफगानिस्तान से जो सप्लाई चेन था वो सड़क के रास्ते आता था, तो जब वो समुद्री रास्ते में तब्दील हुआ तो क्या पहले से ज्यादा फर्क आया या सेम है, मतलब कीमत की बात करें तो? देखिए ऐसा है कि पहले 3-4 महीने तो एक ग्लट हो गया, वैक्यूम बन गया, मटेरियल नहीं आ सका। फिर जो अच्छे कॉस्टली मटेरियल थे वो बाय एयर आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि दे वर एबल टू अब्सॉर्ब द फ्रेट कॉस्ट, एयर फ्रेट कॉस्ट, जो कि $2-3 तक चली गई थी। फिर उसके बाद ये सी रूट खुल गया। सी रूट के अंदर एक हमें मेजर प्रॉब्लम है कि जो माल शायद अफगानिस्तान से इंडिया बाय रोड 6-7 दिन के अंदर पहुंच जाता था मैक्सिमम, वो माल को अब 15-20 दिन 25 दिन तक लग जाते हैं, तो उसका क्वालिटी डेप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मैं समझता हूं कि इतना फ्रेट कॉस्ट में शायद फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो बाय एयर से आता था उसके उसकी कॉस्टिंग ज्यादा रहती है और इसकी कॉस्टिंग कम रही। लेकिन सिवाय क्वालिटी असर्शन के या क्वालिटी मेंटेनेंस के हमें कोई इतना मेजर इंपैक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ठंडे मौसम में पैदा होते हैं, ठंडे मौसम में उगते हैं, ठंडे मौसम में प्रोसेस होते हैं, और अगर उसको गर्मी का एक्सपोजर ज्यादा मिलता है तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं, उनके कुछ जो सब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और जो ढुलाई है अगर वो बढ़ती है कीमत, जैसे क्रूड ऑयल की, तो क्या उससे भी असर पड़ेगा? जी हाँ, उससे 2 तरफा असर पड़ेगा। पहली बात तो कि हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने भी जहाजरानी कंपनीज हैं, जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं, दे विल इंक्रीज द फ्रेट रेट्स। सेकेंडली हमें ये भी डर है क्योंकि बहुत सारे जहाज ऐसे होंगे जो शायद रिस्क नहीं लेंगे मिडिल ईस्ट में वेंचर करने के लिए, तो वॉर टाइम सरचार्ज लगने का चांस है। तो बिसाइड्स के फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी तेल की वजह से, दूसरा वॉर टाइम सरचार्ज बढ़ जाएगा, और तीसरा इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल एरिया बन जाएगा वो। और अगर ये होता है तो हम मेजर इंपैक्ट देख सकते हैं। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं है, कोई भी जहाज जो उस तरफ जाने की चेष्टा करेगा उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ने का पूरा चांस है। सर, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को, मार्केटर्स को, जो कंज्यूम करते हैं उनको, रिटेलर्स को, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए मैं ये समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हम लोग कोविड जैसी महामारी को पार करके आए हैं, और हमने देखा है कि कोविड के अंदर भी हमारी इकोनॉमी, हमारा जज्बा बहुत रेजिलिएंट है। सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, वी हैव टू बिलीव इन आवर कंट्री, वी हैव टू बिलीव इन आवर गवर्नमेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस युद्ध से भी हम बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि एवरीथिंग विच बिगिंस हैज एन एंडिंग।
तो कोई ऐसी चीज नहीं है, इंसान भी पैदा हुआ है तो वो भी जरूर जाएगा। तो कोई युद्ध ऐसा नहीं है जो हमेशा चलता रहा हो, सिर्फ हमें अपने आप पे विश्वास रखना है और वी हैव टू बी काइंड टू आवरसेल्फ, काइंड टू पीपल। और आपको ये चीजें सरवाइव करनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात है मैक्सिमम। हाँ, बट ये जरूर है कि इस युद्ध के बाद जो रिश्ते हैं उन्हें किस तरीके से बना के रखना है, इस युद्ध के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उस पूरे एरिया के अंदर वो कब बना के रखना है, कब व्यापारी अपने व्यापार पे वापस आ जाएगा, वो एक देखना बहुत कि कितना समय वो लेता है। पर मैं समझता हूँ आई थिंक वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स फर्स्ट देन बिलीविंग इन अदर्स। रविंद्र जी, द पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बारीकी से तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। तो ये रविंद्र मेहता थे और इन्होंने काफी विस्तार से ड्राई फ्रूट्स और उसमें किल्लत की बातों को लेकर, महंगाई की बातों को लेकर तमाम चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध जल्द थमेगा।